हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। जनरली हमें पता है कि जो प्लांट होते हैं उनमें दो तरह से डिसऑर्डर्स या फिर डिजीज़ देखने को मिलते हैं। एक तो होता है पैथोजेनिक फैक्टर्स की वजह से या फिर बायोटिक फैक्टर्स की वजह से, और दूसरा होता है एबायोटिक फैक्टर्स या फिर नॉन पैथोजेनिक। एबायोटिक मतलब क्या होता है कि जो नॉन लिविंग होते हैं, जो लिविंग नहीं होते या फिर जीवित नहीं होते हैं, उनकी वजह से जो डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर्स कोज हो रहे हैं उनको हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हम जनरली न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। नाइट्रोजन हो गया, बोरॉन हो गया, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स कोज होते हैं। जैसा आगे हम सारा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। इसमें हम और देख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, इसके अलावा मॉइस्चर फ्लक्चुएशन की वजह से भी, जैसे कभी पानी की मात्रा कम होती है प्लांट्स में, कभी पानी को ज़्यादा होता है, तो इस वजह से भी उनमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ में ही हम देख सकते हैं कि एक मेजर फैक्टर है टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तब भी फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फिर अदर क्रॉप्स हो गई, तो उनमें डिसऑर्डर्स कोज होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। या फिर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, दोनों की वजह से ही जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लांट एसोसिएटेड विथ नॉन पैथोजेनिक फैक्टर्स लाइक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, मॉइस्चर फ्लक्चुएशन एंड ऑल्सो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ग्रेप्स के बारे में। जो फ्रूट क्रॉप है ग्रेप, उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। उसमें फर्स्ट है हैन एंड चिकन में क्या होता है कि इसमें जो बेरीज़ होती है, जो भी ग्रेप होता है, ग्रेप की छोटी छोटी बेरीज़ होती है, वो क्या या तो स्मॉल साइज़ की हो जाती है या फिर उनमें कलर या फिर वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। इस वजह से इसमें हैन एंड चिकन कोज होता है। ये जनरली किसकी वजह से, कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से कोज होता है? ये जनरली बोरोन की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है कैलेक्स एंड रोट में क्या होता है कि जो फ्रूट होता है, जो बेरीज होती है या फिर जो फ्रूट होता है, उसका जो टिप पोर्शन होता है वो डिके मीन्स सड़ने लग जाता है या फिर उसका नाश होने लग जाता है। तो वहाँ से वो अच्छे से फ्रेश फ्रूट नहीं रह पाता है या फिर वो उसका सड़ने लग जाता है। वो किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। इसके बाद है पिंक बेरी में क्या होता है कि जो बेरीज होती है वो अपना जो मेन कलर होता है ग्रीन कलर, वो तो लॉस हो जाता है, मतलब ग्रीन कलर तो दिखता नहीं है, और जो बेरीज होती है वो पिंक कलर में टर्न होने लग जाते हैं, मतलब लाइट पिंक या फिर थोड़ा थोड़ा पिंक कलर दिखने लग जाता है। किसकी वजह से होता है? वो हाई टेम्परेचर की वजह से। अगर जो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रेप के प्लांट को, जब बेरीज़ का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उससे अगर थोड़ा भी ज़्यादा टेम्परेचर होगा एनवायरनमेंट में, तो उस वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें पिंक बेरी या फिर जो फ्रूट्स हैं उनमें पिंक बेरी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इसके बाद है शॉर्ट बेरी में तो हम नाम से भी देख सकते हैं कि जो बेरीज़ हैं वो शॉर्ट हो जाएगी, मतलब छोटी रह जाती है, उनका प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, प्रॉपर शेप नहीं मिल पाता है उनको, तो इस वजह से वो टेस्टलेस हो जाती है या फिर उनमें टेस्ट ढंग से नहीं आ पाता है। जो भी सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है, उनकी जो अमाउंट प्रेजेंट रहती है वो अच्छे से स्वीट नहीं कर पाती है। ठीक है, इसके मैनेजमेंट के लिए हम 25 ppm इथेफोन का यूज़ करते हैं। देन इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट मेजर क्रॉप है मैंगो में ब्लैक टिप एक मेजर डिसऑर्डर है, जो कि इसमें क्या होता है कि जो फ्रूट का टिप होता है वो ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है या फिर हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये जनरली बोरोन की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो भी टॉक्सिक गैसेज, जो जैसे वो ईट होती है, ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स के जो भट्टे होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे ईंटें बनाई जाती है, वहाँ पर जब उनको पकाया जाता है तब उस टाइम पे जो गैसेस निकलती है, जैसे CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, फिर SO2 हो गया, इन गैसेस की वजह से भी ब्लैक टिप कोज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जनरली बोलते भी हैं कि 1 से 2 किलोमीटर दूर हमें जो ऑर्चार्ड है मैंगो का वो लगाना चाहिए। जस्ट ब्रिक्स के जो
किल्स होते हैं उनके पास में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें बोरोन की डेफिशिएंसी से भी देखने को मिलते हैं। बोरोन की डेफिशिएंसी का मैनेजमेंट करने के लिए हम 0.6% बोरेक्स का स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग मीन्स झुमका। क्लस्टरिंग को झुमके के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि फ्रूट्स स्टे स्मॉल एंड ग्रो इन टाइट बंच, मतलब जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे बनते हैं। इसके साथ में क्या होता है कि वो सारे के सारे एक ही बंच में रहते हैं, जिससे उनका प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ये किस वजह से होता है? यूजुअली लो टेम्परेचर ड्यूरिंग, मतलब फ्लावरिंग टाइम पे जब टेम्परेचर की जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है या फिर कम होता है ना, इस वजह से ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इसका मैनेजमेंट करने के लिए स्मजिंग जो है वो बर्निंग स्मॉल फायर्स टू क्रिएट वार्म स्मोक, ठीक है। इसके बाद है स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू में क्या होता है कि जो इंटरनल पल्प जो होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है या फिर वो वाइट कलर का हो जाता है और एसिडिक होता है। जनरली हम देखते भी हैं जो अल्फांसो वेराइटी है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है इसके लिए, ठीक है। ये जो डिसऑर्डर है स्पॉन्जी टिश्यू, इसके लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये मतलब कोज मेजर रीज़न क्या है? ये ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से कोज होता है, ठीक है। इसमें हीट रेडिएशंस फ्रॉम द सोइल आफ्टर द फ्रूट इज मैच्योर। जो रेडिएशंस होती है, हीट जो होती है वो सोइल में जनरेट होती है, उसके थ्रू क्या होता है कि जो फ्रूट मैच्योर हो रहा होता है ना, तब बहुत ज़्यादा हीट निकलने की वजह से उसकी क्वालिटी लो हो जाती है या फिर उसमें जो उसका पल्प होता है वो टाइट हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है या फिर एसिडिक हो जाता है, ठीक है। इसका मैनेजमेंट करने के लिए हम जनरली मल्चिंग करते हैं सोइल के ऊपर, जिससे क्या होगा, हीट्स नहीं निकलेगी, जो भी सोइल में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो नहीं निकलेगी और जो सोइल रहेगी वो थोड़ा कूल रहेगी। इसके साथ में हम जब फ्रूट जो रहता है वो जनरली मैच्योरिटी के टाइम पे ज़्यादा कोज होता है ये डिसऑर्डर, ठीक है। तो हम जब फ्रूट जो है वो 75% मैच्योर हो जाएगा तब हम इसको हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर है अल्टरनेट बियरिंग या फिर बाइनियल बियरिंग भी बोलते हैं। जनरली हमें पता है कि अल्टरनेट बियरिंग क्या होता है कि जो रेगुलरली फ्रूट्स आते हैं प्लांट में कि हाँ इस साल जैसा सीज़न रहता है, नॉर्मली फ्लावरिंग सीज़न रहता है नॉर्मली फरवरी से मार्च के टाइम पे, तो फरवरी से मार्च के टाइम पे अगर उसमें फ्लावरिंग हो रही है फिर देन उसके फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है, तो वो हर साल होना चाहिए। जैसे इस साल भी हुआ, नेक्स्ट ईयर भी हुआ, फिर उसके नेक्स्ट ईयर तो रेगुलरली हो रहा है तो उसको तो रेगुलर बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अल्टरनेट में क्या होता है कि इस साल होगा फ्रूट का डेवलपमेंट लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर है वो ऑफ ईयर रहेगा। ऑफ ईयर मीन्स उसमें फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसके बाद में फिर नेक्स्ट ईयर एक साल बीच में गैप होगा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर वापस से फ्रूट का डेवलपमेंट हो। मतलब ये है कि एक साल छोड़ के एक साल जब फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तब जाके इसमें ये अल्टरनेट बियरिंग देखने को मिलती है। अगर हर साल जैसे द टेंडेंसी ऑफ अ ट्री ऑफ फ्रूट हैवीली 1 ईयर, मतलब हर साल जो हैवीली फ्रूट्स या फिर फ्रूट्स देखने को मिलते हैं उसे हम ऑन ईयर के नाम से जानते हैं। और जिस साल में या तो छोटी छोटी फ्रूट का डेवलपमेंट होगा या फिर फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होता है उसे हम ऑफ ईयर के नाम से जानते हैं। जनरली होता क्यों है, इसका कारण क्या है या फिर ये कोज क्यों होता है? ये एक तो जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर हार्मोन लेवल हो सकता है कि जैसे हार्मोन जो होते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर जिब्रेलिन, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो या तो हाई हो जाएगी या फिर लो हो जाएगी। इस वजह से हो सकता है इम्बेलेंस इन न्यूट्रिएंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो इम्बेलेंस हो सकती है, किसी में नाइट्रोजन ज़्यादा किसी में कम, तो इस वजह से हो सकता है। इसके साथ साथ में हम देख सकते हैं कि जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है उसमें भी इम्बेलेंस की वजह से ये हो सकता है, ठीक है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम पेक्लाब्यूट्राजोल का 5 से 10 ग्राम पर ट्री उसके रूट जोन में अप्लाई करते हैं। और इसके अलावा हम एक और मेज़र इसका मैनेजमेंट में देख सकते हैं कि इसके लिए रेगुलर बियरिंग वाली वेराइटीज़ को हम ग्रो कर सकते हैं, जैसे मल्लिका, नीलम, तोतापुरी, इसके साथ में है रत्ना और आम्रपाली, ठीक है। देन इसका नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है सॉफ्ट नोज एंड जेली सीड। ये जो है इसमें क्या होता है कि जो सीड होता है वो सॉफ्ट, मतलब सीड के जो बाहर वाला एरिया होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा या फिर जेली टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद है लीफ स्कॉर्चिंग। लीफ स्कॉर्चिंग किस वजह से होता है? जनरली तो क्या पोटेशियम की या तो
डेफिशिएंसी हो जाती है इस वजह से देखने को मिलता है, या फिर क्लोरीन की एक्स्ट्रा अमाउंट हम जब प्लांट को दे देते हैं, मतलब टॉक्सिसिटी की वजह से, क्लोरीन की टॉक्सिसिटी या फिर पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से जनरली हमें लीफ स्कॉर्चिंग देखने को मिलता है। इसके बाद हम जो मेजर क्रॉप है गवावा, उसके हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। उसमें जनरली एक ही डिसऑर्डर देखने को मिलता है कि गवावा में जो ब्रोंजिंग होता है वो डिसऑर्डर, ठीक है। ब्रोंजिंग किस वजह से होता है? ये जिंक, फॉस्फोरस या फिर पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। फिर आता है आंवला, अदर नेम है इसका इंडियन गूसबेरी, ठीक है। तो आंवला में एक तो फ्रूट नेक्रोसिस होता है। फ्रूट नेक्रोसिस में क्या होता है कि जो भी इंटरनल जो भी टिश्यूज़ होते हैं उनका ब्रेकडाउन होने लग जाता है, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है। ये जनरली बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और इसके लिए जो मेनली ससेप्टिबल वेराइटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रूट नेक्रोसिस के लिए जो ससेप्टिबल वेराइटी है वो है फ्रांसिस या फिर हाथीजूल, ठीक है। जबकि रेसिस्टेंट वेराइटीज़ है इसके लिए चकिया, NA6 और NA7, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सिट्रस के डिसऑर्डर। जनरली हमें पता है कि जो सिट्रस है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट होता है, और हमें ये भी पता है कि जो बनाना है वो मॉइस्चर लविंग प्लांट होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। इसमें जो है फर्स्ट डिसऑर्डर हम देखते हैं फोलियोसेलोसिस, ठीक है। फोलियोसेलोसिस को ना लिटिल लीफ या फिर मॉटल लीफ के नाम से भी जाना जाता है। ये किस वजह से कोज होता है? जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है। अच्छा, हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो जैसे इसमें तो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो रहा है, सिट्रस में तो फोलियोसिस, ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है? जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से। लेकिन जो ब्रिंजल होता है उसमें जो लिटिल लीफ कोज होता है वो माइकोप्लाज्मा की वजह से कोज होता है, और माइकोप्लाज्मा को ट्रांसमिट कौन करता है? लीफ होकर उसको ट्रांसमिट करता है, ठीक है। देन सिट्रस का नेक्स्ट जो है डिसऑर्डर वो है डायबेक या फिर एक्जैंथेमा। ये कॉपर की कमी की वजह से देखने को मिलता है। अच्छा, जो रोज़ है, रोज़ में जो डायबेक डिजीज़ होती है वो किस वजह से कोज होती है? वो फंगस की वजह से, डिप्लोडिया रोजियम की वजह से कोज होती है। फिर इसमें है ग्रेनुलेशन जो है वो जनरली हम स्वीट ऑरेंज में देखते हैं, ठीक है। जनरली ये स्वीट ऑरेंज में देखने को मिलता है। ये जो है ये हाई टेम्परेचर हो गया या फिर हाई ह्यूमिडिटी हो गई, इस वजह से ये कोज होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है येलो लीफ मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। फिर है बनाना और अदर फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स हैं उनमें डिसऑर्डर्स होते हैं वो। एक तो वाटरिंग जो होता है ये बनाना में जनरली देखने को मिलता है। ये किस वजह से होता है? इसको ना नीर वज़ाही के नाम से भी जाना जाता है। एक है फिंगर टिप में क्या होगा कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पास में ग्रो कर देंगे, मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग की वजह से ये कॉज होता है। एक डिसऑर्डर होता है फ्रूट क्रैकिंग जनरली हम देखें तो ये पोमग्रेनेट का एक मेजर डिसऑर्डर है जो बोरोन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम या फिर पोटेशियम की डेफिशिएंसी से होता है, और साथ ही साथ ये सडन मॉइस्चर स्ट्रेस की वजह से भी कॉज होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मॉइस्चर स्ट्रेस की वजह से भी कॉज होता है। इसके बाद में जो बील है उसमें भी हम फ्रूट क्रैकिंग देख सकते हैं, ये बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। देन हमारे जो फ्रूट्स के जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हम जो है अब आगे देखेंगे हम वेजिटेबल्स के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन वेजिटेबल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे टोमेटो जो है, टोमेटो प्लांट आर हाईली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिएंट चेंजेस। मतलब जो टोमेटो का प्लांट होता है वो जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो गए या फिर न्यूट्रिएंट्स के चेंजेस हो गए उनके लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होता है। अगर थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशन हुआ, न्यूट्रिएंट कम दे दिया, ज़्यादा दे दिया, या फिर एनवायरमेंटल जो भी फैक्टर्स हैं, मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इनमें थोड़ा भी फ्लक्चुएशन होगा तो इसमें क्या डिसऑर्डर्स कोज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं फ्रूट क्रैकिंग जो है वो बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसके अलावा जो है वो BER की फुल फॉर्म होती है ब्लॉसम एंड रोड जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है। सन स्केल एंड पफीनेस, सन स्केल से पता लग रहा है, सन मीन्स जो भी टेम्परेचर से रिगार्डिंग है, ठीक है। तो सन स्केल एंड पफीनेस जो है वो हाई टेम्परेचर की वजह से कोज होता है। इसके बाद है कैट फेस में क्या होता है कि जो टोमेटो होगा उसकी प्रॉपर शेप नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती है? या तो इम्प्रॉपर पोलिनेशन, मतलब जो पोलिनेशन का फिक्स टाइम रहता है वो या तो वो टाइमली नहीं हो पाता है, या फिर इसके बाद में हम देख सकते हैं कि
टेम्परेचर अचानक से बढ़ रहा है, सडनली चेंज हो रहा है, टेम्परेचर सडनली फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इस वजह से ये भी एक मेजर फैक्टर है, ठीक है। देन इसके बाद में हम देखेंगे ब्लोची राइपनिंग। ब्लोची राइपनिंग में ये किसकी वजह से होता है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गोल्डन फ्लेग। गोल्डन फ्लेग जो है या तो ये कैल्शियम ऑक्सीलेट की अधिक मात्रा के कारण होता है, स्पेशली इसमें क्या होता है कि लो पोटेशियम की मात्रा तो कम रहेगी और हाई कैल्शियम रेशियो, मतलब कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहेगी, इस वजह से ये देखने को मिलता है। इसके बाद लास्ट है टोमेटो का जिपरिंग। जिपरिंग जो है वो एक फिजिकल डिफॉर्मेटी ऑन द फ्रूट स्किन, मतलब जो उसकी फ्रूट की स्क्रीन होती है वो प्रॉपर नहीं रह पाती है, उसमें क्या मतलब सिकुड़ने लगती है लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है, एक बहुत इम्पोर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है, ठीक है। और इसमें जनरली ये टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मान सकते हैं, या फिर ये द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंजेस फॉर डिफरेंट वेराइटीज़, मतलब जो भी इसकी वेराइटीज़ होती है कि जैसे लेट, मिड या फिर अर्ली वेराइटीज़ होती है, उनके लिए जब कर्ड का फॉर्मेशन होता है तो एक फिक्स टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है तो उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी अर्ली वेराइटीज़ होती है उनके लिए कर्ड फॉर्मेशन के लिए कौन से टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, फिर कितना टेम्परेचर होना चाहिए जब कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो भी अर्ली वेराइटीज़ हैं उनके लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। इसके बाद में जो मिड वेराइटीज़ होती है, जो भी मिड में ग्रो करते हैं वेराइटीज़ को, उनके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 16 से 20 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है। और जो लास्ट में लेट वेराइटीज़ होती है उनके लिए 10 से 16 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। कॉलीफ्लावर की जो डिसऑर्डर्स हैं मेजरली उनको हम देखते हैं। फर्स्ट है होलो स्टेम। होलो स्टेम जो है वो किसकी वजह से कॉज होता है, मेजरली नाइट्रोजन की अधिकता हो सकती है या फिर बोरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। देन नेक्स्ट है बटनिंग। बटनिंग में क्या होता है कि जो कर्ड है उसका प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और वो बहुत स्मॉल साइज़ का रह जाता है। तो ये नाइट्रोजन की कम मात्रा की वजह से और लेट ट्रांसप्लांटिंग, मतलब नर्सरी में तो नर्सरी में जो पौध तैयार की थी हमने वो तो प्रिपेयर हो चुकी है, लेकिन हम उसको लेट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं मेन फील्ड में, तो इस वजह से भी बटनिंग देखने को मिल सकती है। इसके बाद है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो कर्ड होता है वो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, या फिर वो प्रोड्यूस होने से पहले ही वो फेल हो जाता है, मतलब कर्ड का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। ये जनरली लो टेम्परेचर और इंसेक्ट डैमेज की वजह से देखने को मिलता है। इसके बाद है ब्राउनिंग या फिर रेड रोट। ब्राउनिंग से ही हमें पता है कि ये जनरली बोरॉन की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। और जो एल्कलाइन सॉइल होती है उसमें मोलिब्डेनम की मात्रा तो बढ़ जाती है लेकिन बोरॉन की मात्रा कम हो जाती है, इस वजह से भी ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इसके बाद है लास्ट तो नहीं कहेंगे पर हाँ कि जो विप्टेल है ये मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एसिडिक सॉइल्स में होता है, ठीक है। हमें पता है कि जो भी एल्कलाइन सॉइल होती है वो जैसे जैसे एल्केलिनिटी बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा वैसे वैसे मोलिब्डेनम की मात्रा भी बढ़ेगी, जैसे जैसे पीएच कम होगा वैसे वैसे मोलिब्डेनम की मात्रा कम होती है, तो ये एसिडिक सॉइल्स में देखने को मिलता है। इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट हैं डिसऑर्डर्स लाइक ब्रिसीनेस, फजीनेस और लीफीनेस। ये किसकी वजह से होता है, ये टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। हाई टेम्परेचर हो गया या फिर लो टेम्परेचर हो गया, इस वजह से ये देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्रॉप लेते हैं कैरेट एंड रेडिस में। कैरेट में कैरेट स्प्लिटिंग देखने को मिलता है, जिसमें रूट्स क्या होती है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है या फिर वो स्प्लिट मतलब फटने लग जाती है, क्रेकिंग हो जाती है। रूट्स क्रेक कोज्ड बाय बोरोन डेफिशिएंसी है, बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है, या फिर अधिक नाइट्रोजन हो गया, या फिर वाइड प्लांट स्पेसिंग, मतलब जो दो प्लांट्स होते हैं उनके बीच की जो स्पेसिंग होगी अगर वो ज़्यादा होगी उस वजह से भी ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इसके बाद है फोर्किंग। फोर्किंग जो है इसमें क्या होता है कि जो रूट्स होती है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। जनरली ये जो है जब सोइल जो रहती है वो उसकी जो ऊपर वाली जो लेयर होगी वो हार्ड होगी, मतलब हार्ड सोइल पेन की वजह से, या फिर कॉम्पैक्ट सोइल मतलब
एरेशन अच्छे से नहीं होगा या फिर जो भी उसके क्लोथ्स होंगे वो अच्छे से बिखरे हुए नहीं होंगे, इस वजह से भी ये देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें ढंग से ग्रोथ होने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है वो, इस वजह से ये जनरली कोज होता है। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और है इसका डिसऑर्डर, कैविटी स्पॉट। कैविटी स्पॉट जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और साथ ही साथ ये इम्प्रॉपर या फिर इम्बैलेंस हाई नाइट्रोजन और पोटेशियम की वजह से भी होता है। इसके बाद आता है रेडिस पिथीनेस। रेडिस पिथीनेस क्या होता है कि इसमें जो रूट्स होती है वो या तो ड्राई हो जाएगी या फिर होलो, मतलब उनमें अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा उनका। ये किस लिए कोज होता है, ये या तो हम लेट हार्वेस्टिंग कर रहे हैं कि हाँ डेवलपमेंट हो चुका है रूट्स का, फिर भी हम हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं टाइमली, तो इस वजह से होगा, या फिर हाई टेम्परेचर की, जनरली ये समर सीजन में ज़्यादा कोज होता है। इसके बाद है अकासिन एंड ब्राउन हार्ट। अकासिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर इन रेडिस। सो ये जो है डिसऑर्डर ये बोरॉन की डेफिशिएंसीज की वजह से होता है। इसके साथ में इसमें क्या होता है कि जो रूट होती है उसकी ग्रोथ चेक हो जाती है, चेक मीन्स उसकी ग्रोथ जो होती है स्टॉप हो जाती है फिर बंद हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पोटैटो के डिसऑर्डर्स। पोटैटो में सबसे पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है कि इसमें ग्रीनिंग होती है। ग्रीनिंग मतलब क्या होती है कि कोई भी, जैसे हमने नॉर्मली भी देखा हुआ है कि जो पोटैटो होता है या फिर जो आलू होता है उसमें ऊपर की तरफ एक ग्रीन कलर दिखाई देता है। वो ग्रीन कलर क्या होता है, वो सोलेनिन होता है। अब वो कैसे प्रोड्यूस होता है कि जो सोलेनिन मतलब जो जैसे जो आलू होते हैं वो क्या सोइल के नीचे उगते हैं, ठीक है, उनकी लीफ स्टेम बाहर की तरफ रहता है। तो जब वो पोटैटो की ग्रोथ हो रही होती है तो कुछ जो पोटैटो का पोर्शन होता है वो सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है कि उसमें सोलेनिन की मात्रा प्रोड्यूस होने लग जाती है, फिर सोलेनिन बनने लग जाता है, जिससे ये सोलेनिन जो होता है वो हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल कलर रहता है पोटैटो का उससे वो ग्रीन कलर में चेंज होने लग जाता है, इसे हम ग्रीनिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद है होलो हार्ट। होलो हार्ट जो होता है वो क्या होता है, या तो अधिक नाइट्रोजन हो गया या फिर बोरॉन की कमी हो गई, इस वजह से ये देखने को मिलता है। इसके बाद ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट में जनरली हम देखते हैं कि कोई भी आलू होता है उसको हम कट करते हैं तो बीच में से ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो यही ब्लैक हार्ट है। ठीक है, ये जो है ये जनरली कम ऑक्सीजन की वजह से देखने को मिलता है, मतलब लो ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। ये कहाँ पे लगता है जनरली, ये जो डिसऑर्डर है ये जब हम स्टोरेज करते हैं, जब हम स्टोर करते हैं पोटैटो को, वहाँ पे अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा, मतलब पुअर वेंटिलेशन होगा, तब ये डिसऑर्डर देखने को मिलेगा ना, ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन इन स्टोरेज। इसके बाद है वाटरमेलन। वाटरमेलन का भी एक ही डिसऑर्डर है जो है वाइट हार्ट। वाइट हार्ट जो है वो जनरली बोरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है, और कुकुम्बर में एक पिलो करके डिसऑर्डर है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। देन हमारा लास्ट शायद लास्ट है ऑनियन। ऑनियन में हम देखते हैं बोल्टिंग होती है। बोल्टिंग में क्या होता है कि दिस इज़ द अर्लियर उसमें ऑनियन में हम देख रहे हैं बोल्टिंग। बोल्टिंग में क्या होता है कि दिस इज़ द अर्ली इनिशिएशन ऑफ फ्लावर स्टॉक बिफोर द बल्ब इज़ फुली डेवलप्ड। मतलब जो बल्ब होता है उसका प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं होता है, उससे पहले ही इसमें स्टॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। ये किस वजह से होता है, लो टेम्परेचर की वजह से जनरली ये देखने को मिलता है। इसके बाद है इसमें स्प्राउटिंग इन स्टोरेज। ये तो हम जनरली नॉर्मल भी देखते हैं, घरों में भी देखते हैं, या फिर स्टोरेज जहाँ पे हम इनका करते हैं वहाँ पे भी हम इनको देख सकते हैं। ये एक तो पोटैटो में भी देखने को मिलता है और ऑनियन में भी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि इनको अगर हाई ह्यूमिडिटी पर स्टोर करते हैं तो ये वापस से ग्रो करने लग जाते हैं, फिर इनमें स्प्राउटिंग होने लग जाती है वापस से। ठीक है, तो इसके स्टोरेज के लिए मैनेजमेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में, तो इसमें एक आइडियल कंडीशंस रखी जाती है कि 0 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर होना चाहिए, और इसके साथ में हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी लेंगे, 60 से 65% या 60 to 65%। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ केमिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट है मेलिक हाइड्रोजाइड। मेलिक हाइड्रोजाइड जो है वो स्प्राउट सप्रेसेंट के रूप में काम में लिया जाता है, जिसकी कंसंट्रेशन हम लेते हैं 1500 से 2000 ppm और 1500 to 2000 ppm। कब लेते हैं इसको यूज़ में, बिफोर हार्वेस्टिंग टू प्रिवेंट रीग्रोथ
ठीक है, मतलब हार्वेस्टिंग से जस्ट पहले यूज़ में लेते हैं इसे हम। सो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, आप सब लोग इसे अच्छे से देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत शॉर्ट में हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।